नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। तमाम जिले वासियों एवं देशवासियों को ईद उल फितर की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। कलश स्थापना के साथ चैत्र नवरात्र पूजा की हुई शुरुआत। माता के मंदिरों में लगा रहा भक्तों का तांता। चांद का दीदार होते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की खुशी मनाई। और कांटी थाना की पुलिस के गिरफ्त से शौच जाने के बहाने आरोपी चंदन सैनी हुआ फरार। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कलश स्थापना के साथ चैत्र नवरात्र पूजा की हुई शुरुआत। माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज कलश स्थापना के साथ शुरू हो गई है। 8 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाएगी। कलश स्थापना कर मां के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, जिसको लेकर मां बगलामुखी मंदिर में भी तैयारी पूरी हो गई है। मां की आराधना करने वाले श्रद्धालु घर पर कलश स्थापित कर पूजा कर रहे हैं। मां बगलामुखी मंदिर के महंत देवराज ने बताया कि मां का आगमन इस बार हाथी पर हो रहा है, साथ ही गमन भैंसे पर होगा। कलश स्थापना ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्यास्त से पूर्व तक की जाएगी। हालांकि अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:48 तक होगा। इस दौरान श्रद्धालु अपने घर में कलश स्थापित कर मां की आराधना करेंगे। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत की है, क्या कुछ मान्यताएं हैं? जय मां बगलामुखी। चैत्र नवरात्र की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र की मान्यता ये है कि ब्रह्मा जी ने इसी समय सृष्टि की रचना शुरू की थी, और जब भी हम जीवन में कुछ नया, कुछ अलौकिक करने का शुरुआत करते हैं तो दैव्य शक्तियों के साथ शुरू करते हैं। बिना ऊर्जा के, बिना शरीर में शक्ति के, बिना जीवन में शक्ति के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए चैत्र नवरात्र मनाई जाती है। इससे पहले हम होली भी इसलिए मनाते हैं कि अपने बुराइयों को अग्नि में, होलिका दहन में अग्नि में ध्वस्त करके अपने जीवन में रंगों का गुलाल भर के, और तब जब चैत्र नवरात्र आता है तो हम देवी के आशीर्वाद से जीवन में नए कार्य, नई ऊर्जा को प्रदान करने के लिए, आगे जीवन में तरक्की करने के लिए, आत्मोन्नति प्राप्त करने के लिए हम देवी की पूजा करते हैं। इस बार माता का आगमन किस चीज का है? इस बार माँ का आगमन हाथी पे हो रहा है, जो कि बहुत अति फलदायी और शुभदायी है भक्तों के लिए, देश काल के लिए। लेकिन माँ इस बार विदा भैंस पे हो रही है, जो कि देश विदेश के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। इस समय आक्रांताकारियों के द्वारा देश में गलत चीज किया जाएगा, देश विदेश में वॉर का माहौल बना रहेगा। इससे आम लोगों को भी क्षति पहुंचेगी और हमेशा झगड़ा, मानसिक तनाव का माहौल पूरे देश में बना रहेगा। कई लोगों के मन में असमंजस से विभिन्न प्रिंट मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि माता का आगमन हाथी पर हो गया और प्रस्थान भी हाथी पर ही है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग तो जो भी पंचांग रखते हैं, सभी पंचांगों में यही लिखा गया। देखिए, ये बदल सकता है कि हर पंचांग के हिसाब से आने जाने के समय में विधान थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कहीं 10 मिनट आगे है, 10 मिनट पीछे। लेकिन जितने भी पंचांग हम लोग ने देखे, क्योंकि इस बार बहुत टॉपिक बना हुआ था माहौल कि इस बार माँ आ भी हाथी पे रही है, जा भी हाथी पे रही है। ऐसा नहीं है, हम लोग ने सभी पंचांगों का वर्णन किया है, उसको हस्तक्षेप का मतलब जानकारी लेकर के हम लोग ने निकाला है कि माँ आ हाथी पे रही और जा भैंस पे रही है। ये कहीं भी बताया गया है कि हाथी पे ही आ रही है, हाथी पे ही जा रही है, तो ये गलत है। हाथी पे आ रही है, जा भैंस पे रही है। महंत देवराज जी महाराज माँ बगलामुखी पिताम्बर से। चांद का दीदार होते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की खुशी मनाई। रविवार को रमजान माह का समापन होते हुए चांद दिखाई देने के बाद पूरे भारत में कल यानी सोमवार को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाएगा। देश भर में विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में बड़ी तादाद में लोग ईद की नमाज अदा करेंगे। साथ ही परंपरागत पकवानों और सेवइयों का दौर भी शुरू होगा। कई जगहों पर ईद के दिन विशेष मेले भी लगाए जाते हैं, जहां लोग खरीदारी करते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां देते हैं। ईद उल फितर का यह त्योहार दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाता है।
और इसे खुशी और धार्मिक एकता का प्रतीक माना जाता है। रविवार को रमजान के पाक महीने के आखिरी दिन चांद का दीदार हो चुका है, जिससे यह साफ हो गया है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई दूसरे देशों में ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। इस खबर के बाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और बाजारों में रौनक लौट आई। मुजफ्फरपुर शहरों में ईद का चांद का दीदार हुआ, इसकी तस्दीक हो गई है। चांद देखने के बाद शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोगों ने ऐलान किया है कि कल यानी 31 मार्च को ईद मनाई जाएगी। वहीं चांद रात में बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज सबसे पहले तो ईद मुबारक ऑल ऑफ यू। आज चांद रात है, तो चांद रात बेसिकली मार्क्स द एंड ऑफ रमजान। कल ईद मनाई जाएगी, तो ईद की बहुत ज्यादा खुशी है, बट उसके साथ साथ रमजान जाने की थोड़ी सैडनेस भी होती है। ऐसे ये मंथ हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है, लाइक हाउ टू रिमेन काम, हाउ टू रिमेन विद पेशेंस। इंशाल्लाह कल ईद मनाई जाएगी, सो आई वुड लाइक टू कन्वे अ मैसेज टू योर व्यूअर्स दैट on this Eid, let's come together. On this Eid, let's come together as a nation, as a community, celebration with the spirit of love, compassion and unity. मुशहरी थाना क्षेत्र के बुधनगरा घाट पर बाप बेटे को गोली मारने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के बुधनगरा घाट में बीते दिनों 2 अपराधियों के द्वारा बाप और बेटा को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना के महज 48 घंटे के अंदर ही एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं दूसरे फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। रविवार को ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुरुवार की देर शाम जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के बुधनगरा में बूढ़ी गंडक नदी घाट के समीप नाव के किराया को लेकर 2 अपराधियों के द्वारा बाप बेटे को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। मामले की सूचना प्राप्त होते ही मुशहरी थाना की पुलिस और एसडीपीओ पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंच मामले की जांच की थी। वहीं खुद मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद ग्रामीण एसपी विद्यासागर भी घटना को लेकर लगातार खुद मामले की जांच में लगे हुए थे। बाप बेटे को गोली मारने वाले एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अपराधी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान मनिहारी थाना क्षेत्र के बिशनपुर गिद्दा गांव निवासी मोनू कुमार के रूप में हुई है। मोनू के पास से एक गोली, एक गन और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। मुशहरी में जो गोलीबारी हुई थी उसमें मुशहरी थाना अंतर्गत बुधनगरा घाट है, जो कि बूढ़ी गंडक नदी का घाट है। मुश्किल से 30-40 मीटर चौड़ा ये घाट है। इसमें से ये लोग मुजफ्फरपुर नगर की ओर 2 लोग आ रहे थे। इनके साथ 2-3 और भी लोग थे जो कि स्थानीय ग्रामीण थे, जिनसे कि इन दोनों का कोई लेना देना नहीं था। जब नाविक द्वारा मांग की गई, पैसे की मांग की गई, 70 रुपये मांग रहे थे, तो उन्होंने देने से इनकार किया। नाविक का कहना था कि 7 लोग जो कि 5 लोगों को आप ही ना बुला बुला के चढ़ाए, तो वो 70 रुपये हुए, 10 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से, लेकिन ये लोग केवल 20 रुपये दे रहे थे। इस पर काफी बकझक हुई और बकझक के क्रम में ये लोग नाविक को और उसके बेटे दोनों को ही इन्होंने गोली मार दी, और जिससे कि वो लोग घायल है। अभी तो तत्काल वो खतरे से बाहर दोनों बताए जाते हैं। SKMCH में अभी भी इलाज चल रहा है। इसमें हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग कार्य किए, और इसमें ये काफी अच्छा कार्य हुआ। मुशहरी और पियर थाना और बगल से भी ये मनोज कुमार सिंह जो SDPO थे, इनके नेतृत्व में रात भर हम लोग छापेमारी किए। इसमें मीनापुर का भी साथ मिला, और हम लोग छापेमारी करते हुए सबसे पहले ये बता देते हैं कि जो मोटरसाइकिल से ये लोग नाव पे रखे थे, वो मोटरसाइकिल को वहीं पे छोड़ देना पड़ा। फिर ग्रामीणों के सहयोग से ये दोनों पकड़ाए, लेकिन वहां पर इनके द्वारा एक फायरिंग की गई, जिससे कि ग्रामीण भी डर के मारे भाग गए, और तब यहाँ से ये लोग पैदल ही निकले और बाद में कहीं टेम्पू पकड़ के ये लोग गए थे। हम लोग उस मोबाइल जो छूट गया था, मोबाइल उसके और मोटरसाइकिल के आधार पे हम लोगों ने मनिहारी थाने में ये जाकर के मुमताज को पकड़ा। मुमताज के निशानदेही पे और भी लोगों को हम लोग गिरफ्तार किए, जिसमें कि मोनू एक गिरफ्तार हुआ, और मोनू को लोकल जो ग्रामीण थे उन्होंने भी पहचान की,
और निजी बाकी लोगों से भी पहचान कराया गया, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति जो दूसरा गोली चलाने वाला है वो अभी तक भी गिरफ्त में नहीं आया है। उसको भी बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। निजी फाइनेंस कंपनी और ग्रामीण बैंक में लूट का प्रयास मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले में पिछले दिनों कथैया थाना अंतर्गत उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक लूट की कोशिश और देवरिया थाना क्षेत्र में निजी फाइनेंस कंपनी में बाइक सवार अपराधियों द्वारा लूट की विफल कोशिश मामले का उद्भेदन करते हुए रविवार को ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि दोनों कांडों को लेकर टीम गठित की गई थी, जिस टीम में एसडीपीओ सरैया के साथ साथ देवरिया पारू और कथैया थाना अध्यक्ष को भी शामिल किया गया था। इस मामले में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मानवीय तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर छानबीन शुरू की और मछिया चौर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस टीम ने सौरभ कुमार पिता विनोद कुमार यादव टर्मा मझौलिया पारू, रोशन कुमार पिता राजकुमार शाह हरदी, कथैया अखिलेश कुमार पिता उमेश पंडित, वाजिदपुर काशी सिंह टोला पारू और इन सब से पूछताछ के बाद अखिलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। छानबीन के क्रम में रोशन कुमार ने दोनों लूट कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इन सब के पास से एक देसी कट्टा, 2 गोली और 8 मोबाइल बरामद हुआ है। चारों अपराधियों के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि बरामद हथियार के मामले में देवरिया थाने में कांड संख्या 64/25 दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। सर बताया जाए क्या मामला है? ये मामला है 25 मार्च को जो देवरिया में निजी फाइनेंस कंपनी थी समस्ता, उसमें लूट का प्रयास किया गया था और 27 को कथैया थाना अंतर्गत जसौली में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को लूटने की कोशिश की गई थी। इसके बाद इस दोनों घटना के घटित होने के बाद से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें कि सरैया के एसडीपीओ थे और कथैया थानाध्यक्ष, पारू थानाध्यक्ष, देवरिया थानाध्यक्ष थे। और इस टीम ने लगातार ही वर्क किया। सबसे पहले तो जैसे ही ये दोनों घटना घटी थी तो उसी समय हम लोग वायरलेस पर सारे मुजफ्फरपुर को जागृत कर दिए थे और जिसका प्रतिफलन हुआ कि देवरिया के चंवर में हम लोग जो गाड़ी लगाए थे और वाहन चेकिंग के क्रम में ये 2 लड़के गिरफ्तार हुए, जिसमें कि एक सौरभ कुमार, पेशर विनोद प्रसाद यादव, ये टर्मा मझौलिया थाना पारू के थे, और रोशन, जो कि रोशन भी ये कथैया का है ना, रोशन, उसके क्रम में सौरभ के पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और रोशन के पास 2 कारतूस बरामद हुआ है। अब ये घटना हम आपको बता देते हैं कि जो इस दोनों ही लूट का जो प्रयास किया गया था, इसमें दोनों ही कांडों में जो मोटरसाइकिल, राइडर मोटरसाइकिल प्रयुक्त की गई थी, उस मोटरसाइकिल को भी गिरफ्त में ले लिया गया है। और उसमें से एक लड़का रोशन कुमार, जिसका कि उसके काले कपड़े से काला जो गंजी पहना है अंडर और फुल आर्म्स का, उससे उसकी पहचान हुई है और उसने स्वीकारोक्ति बयान में भी बताया है कि मेरी ही टीम थी। सबसे बड़ी बात है कि उसमें प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल था वो भी बरामद कर लिया गया है, इन्होंने बताया भी है। और इसमें से उस 3 लड़कों में से, जैसा कि आप लोग सीसीटीवी में भी देखे होंगे, देवरिया और कथैया दोनों ही टीम में जो 25 मार्च 27 मार्च को घटना हुई है, 3 लड़के थे और राइडर मोटरसाइकिल था, तो मोटरसाइकिल बरामद हो गया है। उसमें से एक लड़का रोशन गिरफ्तार हुआ है, बाकी 2 लड़के अभी गिरफ्त से बाहर हैं, उनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब हम लोग जांच के क्रम में जब रोशन के यहाँ गए, सौरभ के यहाँ गए, दोनों जगह ही हम लोग गए थे, तो वहाँ पर लूटा हुआ 8 मोबाइल, जो कि पारू थाने से एक 10 मार्च की घटना है, जिसमें कि एक पल्सर मोटरसाइकिल और मोबाइल लूटा गया था, वो लूटा हुआ मोबाइल भी मिला। इसके अलावा 8 मोबाइल मिला, जिसमें कि राजकुमार शाह और अखिलेश कुमार, ये दोनों उसके लिए, अखिलेश कुमार जो पेशर उमेश पंडित, इन लोगों के पास से लूटा हुआ मोबाइल मिला। तो इस तरह से हम लोग चारों को गिरफ्तार किए हैं और इन लोगों को जेल भेज रहे हैं।
हथियार कहाँ से लाए थे सर? और मतलब पुलिस के आने की पूर्व सूचना कैसे मिलती थी? नहीं, पूर्व सूचना के बारे में तो देखिए, अब जैसे कि इन लोगों से जो भी पूछताछ हुई तो कुछ भी इन्होंने बताने से इनकार किया। अब ये अनुसंधान का विषय है कि हम लोग इसको अनुसंधान में ऑपरेट कौन कर रहा था? इसको इसका कि जो ऑपरेट कर रहा था वो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए बताना आवश्यक नहीं लगता है। लेकिन इसका जो सहयोगी है रोशन, उसको हम लोग उसके घर से पकड़े। कुछ आपराधिक इतिहास है, जैसे 3 इतिहास तो आपको मैंने बता दिया। एक 117-25 पारू का है, जिसमें कि पल्सर मोटरसाइकिल लूटा गया था। फिर इसके बाद से 25 मार्च को जो देवरिया में लूटने का प्रयास किया है, फिर 27 मार्च को कथैया में प्रयास किया है। दोनों ही जगह 63-25 दोनों ही थानों में काम दर्ज किया गया है। ये 3 तो अभी है और बाकी इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पारू का एक तो हरदी का हो गया, वो लड़का रोशन और राजकुमार शाह, ये लोग हरदी के रहने वाले हैं। हरदी आपको देवरिया में कथैया में हरदी है। और जो सौरभ कुमार है ये कांटी थाना क्षेत्र के दरभंगा मोड़ पर ट्रक और पिकअप चालकों से वसूली करते नकली MVI अधिकारी और चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर जिले की कांटी थाना पुलिस ने एक नकली MVI को उसके ड्राइवर के साथ गिरफ्तार किया है। मौके से एक गाड़ी भी जब्त की गई। आरोप है कि MVI नेशनल हाईवे पर ट्रक और पिकअप ड्राइवर से अवैध वसूली कर रहा था। दोनों से थाने पर पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि कांटी पुलिस को लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी कि हाईवे पर MVI के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। शिकायत मिलने के बाद से भी कांटी पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई थी। इसी बीच शनिवार देर रात करीब 2 बजे कांटी थानाध्यक्ष रामनाथ प्रसाद को एक पिकअप के ड्राइवर ने बताया कि मेरे पास सभी पेपर हैं, इसके बावजूद भी मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। इस बाद मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों को हिरासत में लिया और थाने ले गई। थाने पर जब खुद को MVI बता रहे शख्स से उसका पहचान पत्र मांगा तो वह टाल मटोल करने लगा। थानाध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह नकली MVI है। अवैध वसूली करता पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान छपरा जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले रामभजन प्रसाद के बेटे राजकुमार प्रसाद के रूप में की गई। वहीं उसके ड्राइवर का नाम मोहम्मद शमीम आलम है, जो छपरा के टाउन थाना क्षेत्र का रहने वाला है। कांटी थाना प्रभारी रामनाथ प्रसाद ने बताया कि दरभंगा मोड़ के पास MVI के द्वारा वसूली करने के मामले की सत्यता की जांच करने के लिए जब वह गश्ती अधिकारी को मौके पर भेजा तो पुलिस की टीम अब मौके पर पहुंची तो देखा कि एक पिकअप को रोका गया है और एक शख्स खुद को MVI बता रहा था। उसके बाद उसका ड्राइवर भी था, हालांकि उसके साथ कोई पुलिसकर्मी नहीं था। इसके बाद गश्ती कर रही पुलिस टीम को शक हुआ। पूरे मामले को लेकर कांटी थानाध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने बताया कि दरभंगा मोड़ के पास से एक फर्जी MVI को उसके ड्राइवर के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि NH पर आरोपी अवैध वसूली करता था। दोनों के पास कोई ID नहीं है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा मोड़ पर रात्रि के क्रम में लगातार यह हम लोग को शिकायत मिल रही थी कि MVI बन के DTO बन के और उनके अधिकारी लोग बन के अवैध वसूली कर रहे हैं। पुलिस को ऐसे बहुत सारे ट्रक वाले पिकअप वाले सूचना दे रहे थे। हम लोग को पकड़ में नहीं आ रहे थे, लेकिन कल रात में ऐसे ही के वाकया गुजर रही थी और एक पिकअप वाले दौड़ के आकर हम लोग को बताया कि हम लोग को एक ट्रक वाले एक MVI बन के एक आदमी रुका हुआ है और 50,000 रुपये की मांग कर रहा है। जब हम लोगों ने उसे जाँच पड़ताल किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम MVI के अधिकारी हैं और छपरा से आए हुए हैं। जब छपरा से आए हुए बताया तो फिर हम लोग को ज़्यादा शक बढ़ गया। फिर हम लोगों ने उनसे आई कार्ड मांगा तो न कोई आई कार्ड दे पाए और न कोई संतुलित जवाब दे पाए। इसे पता चला कि फर्जी था। फिर हम लोग वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दिए। वरीय पदाधिकारी ने बताया कि इसको बढ़िया से जांच पड़ताल करिए, फिर आगे कार्रवाई करिए। हम लोग को जांच के पूरा क्रम में पता चला कि ये पूरी तरह फर्जी था और ये पैसा वसूलता था, एकदम रंगदारी करके ज़बरदस्ती वसूलता था। मछली वाला से हो या लकड़ी वाला से हो या अन्य किसी गुड्स वाला के गाड़ी से हो। पुलिस को इसकी शिकायत हमेशा पुलिस को मिलती थी और लोग समझते थे कि पुलिस वाले ही पैसा इस तरह के वसूलते थे। पुलिस की भी एक छवि धूमिल होती थी, लेकिन रात्रि के जो हम लोग कार्रवाई किए, हो सकता है कि इससे पुलिस की छवि अच्छी हो जाए। हम लोग उसको 2 आदमी को पकड़े हैं और अग्रिम कार्रवाई के रूप में हम लोग FIR किए हैं
और उसको जेल भेज रहे हैं। कहाँ के ये रहने वाले लोग? ये दोनों छपरा के हैं, एक उसमें टाउन थाना के हैं और एक छपरा के रिबिलगंज थाना के। पहले से भी ये लोग कुछ कर रहे थे क्या? हाँ, इस तरह की हमको लगता है कि इस तरह की घटनाएं बहुत बार कर चुके होंगे, क्योंकि जो दरभंगा मोड़ है वो काफ़ी व्यस्तम मार्ग है और उससे काफ़ी गाड़ियाँ नेपाल की तरफ, और वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो इंटरनेशनल मोड़ है एक तरह से, तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों का आवाजाही बना रहता है। तो ये लोग उस तरह के वसूली का एक वहाँ केंद्र बना चुके थे। तो इस तरह से हमको लगता है कि ये लोग आदतन वहाँ पे आते रहे होंगे, लेकिन कल हम लोग को पकड़ में आ गए। क्या पहचान हुई है सर? जी, पहचान क्या हुई है? पहचान हुई है उन लोग का एक नजीम बताए थे कि, और एक बताए थे राधा शंकर। क्या कुछ बरामद हुई है सर? इन लोग के पास एक टॉर्च बरामद हुआ, तो जो टॉर्च से इन लोग गाड़ी का इशारा करते थे। हाँ, ये आई कार्ड इन लोग का फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ और ये लोग टॉर्च से इशारा करते थे और ट्रक वाले रुक जाते थे। और एक उसमें था कि मोबाइल से उसका फोटो खींच लेते थे कि तुम्हारा जो बॉडी का जो लादे हो इसमें बॉडी के ऊपर है या तुम कागजात दिखाओ, और एक कागज के वो भी जांच करते थे। और जबकि हम लोग जब पकड़े, इनसे पूछा गया कि एमबीआई का क्या फुल फॉर्म होता है, तो एमबीआई का भी फुल फॉर्म नहीं बता सके। 10 का स्पेलिंग, जो 10 का हिंदी 10 होता है, उसका भी स्पेलिंग हम लोग पूछे कि 10 का स्पेलिंग बताओ, तो 10 का भी स्पेलिंग नहीं बता पाए। तो इससे हम लोग को पूरी तरह एकदम संतुष्ट हो गए कि यह एकदम फर्जी है ये लोग। वाहन चालकों रामनवमी शोभा यात्रा को भव्य बनाने को लेकर राम भक्तों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आगामी रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाने व इसकी सफलता को धोबिया गली स्थित सार्वजनिक हनुमान मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों व धर्म प्रेमियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के कई युवा, समाजसेवी, गणमान्य व धर्म प्रेमियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान रामनवमी शोभा यात्रा को गत वर्ष की अपेक्षा और अधिक भव्य एवं आकर्षक बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष शोभा यात्रा को और अधिक भव्य रूप दिया जाएगा। साथ ही शोभा यात्रा में बैंड बाजे, झांकियां और रथ आकर्षण का केंद्र होंगे। जानकारी देते हुए कमेटी सदस्यों ने बताया कि शोभा यात्रा सीढ़ी घाट होते हुए सिकंदरपुर चौक, करबला, कंपनी बाग, टावर चौक से छाता बाजार, गरीब स्थान रोड होते हुए माखन शाह चौक, पुरानी बाजार, साहू रोड, छोटी कल्याणी चौक, हरिसभा चौक, कल्याणी चौक, मोती झील, संतोषी माता मंदिर, लक्ष्मी नारायण रोड, इस्लामपुर, सूतापट्टी रोड, टावर चौक से सिकंदरपुर चौक से रानी सती मंदिर होते हुए सीढ़ी घाट पर समाप्त होगी। रामनवमी में शोभा यात्रा जो उत्तर बिहार की सबसे बड़ी और भव्य शोभा यात्रा सार्वजनिक हनुमान मंदिर धोबिया गली के बैनर तले जो निकलता है, ये शोभा यात्रा पिछले 10 वर्षों से निकल रहा है और ऐसा भव्य शोभा यात्रा पूरे उत्तर बिहार में भी इतना बड़ा शोभा यात्रा नहीं निकलता है। मुख्य आकर्षण का केंद्र इस अगले बार राम जी का लला का जो प्रतिमा जो नया बना है अयोध्या में, वो मुख्य आकर्षण का केंद्र था। इस बार जो बाल स्वरूप है, राम जी का बाल स्वरूप, वो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। और बजरंग बली, हनुमान जी वगैरह कई शंकर भगवान, कई प्रकार की अनोखी झांकी रहेगी, है ना। और उसके साथ ये हजारों की संख्या मेरे जो नौजवान युवक है, श्री राम जी का जय घोष करते हुए, अपना भजन कीर्तन करते हुए, पुराना जो रूप मैं स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम से होते हुए, कलबला होते हुए, टावर, बाबा गरीब स्थान मंदिर होते हुए, दीपक सिनेमा रोड होते हुए, हरिसाबा चौक, मोतीझील होते हुए, इस्लामपुर होते हुए वापस स्टेडियम में इसकी समापन होगी। संतोष कुमार, अध्यक्ष सार्वजनिक हनुमान मंदिर जुलूस समिति के अध्यक्ष। रामनवमी को लेकर क्या कहिएगा? सार्वजनिक हनुमान मंदिर धोबिया गली से जो शोभा यात्रा रामनवमी में निकलता है, तो इस बार सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से प्रातः 11 बजे अपराह्न निकलेगी। मुजफ्फरपुर जिला के सभी सनातनी भाइयों से आग्रह निवेदन विनती है कि वो श्री रामनवमी के पावन अवसर पर अपने अपने घर पर एक भगवा झंडा अवश्य लगाएं। लगे कि हाँ, श्री रामनवमी का, प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। और उस दिन मेरा आग्रह निवेदन विनती है पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से, सनातनी, विशेषकर सनातनी भाइयों से, कि वो उस दिन अपनी चट्टानी एकता का परिचय यहाँ प्रदर्शित करें।
योगेश कुमार टिंकू। हनुमान मंदिर के द्वारा जो भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसको लेकर के आज बैठक यहाँ पे हनुमान मंदिर के प्रांगण में किया गया, जिसमें तमाम शहरवासियों से अनुरोध है कि आप सभी लोग रामनवमी शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सभी लोग जय श्री राम के नारा लगाते हुए शोभा यात्रा को सफल बनाए। क्या नाम हो गया? आकाश चौधरी, रामभक्त। माड़ीपुर स्थित शिक्षक संघ गली में डॉक्टर गौरव वर्मा द्वारा चाय पर चर्चा और इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। माड़ीपुर स्थित शिक्षक संघ गली में 94 विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा के द्वारा चाय पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आखिरी रोजा के बाद इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी धर्मों और वर्ग के लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने आपसी भाईचारे के साथ इफ्तार में शिरकत करते नजर आए। वहीं इस कार्यक्रम के पूर्व डॉक्टर गौरव वर्मा के समर्थकों के द्वारा मोटरसाइकिल जुलूस निकाली गई, जिसमें लोगों ने गौरव वर्मा को विधायक बनाने के लिए नारे लगाए। इस दौरान यह जुलूस शहर के कई चौक चौराहों से होते हुए माड़ीपुर पहुंची, जहां जुलूस में शामिल लोग चाय पर चर्चा और इफ्तार पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान डॉक्टर गौरव वर्मा ने बताया कि यही हमारे देश की पहचान है, जहां हर गुलशन के फूलों से गुलदस्ता बनता है। हिंदू मुस्लिम सभी एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। सभी एक दूसरे के हर सुख दुख में शामिल होकर भाईचारे का पहचान देते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि शहर में अब तक विकास के नाम पर जनप्रतिनिधि केवल लोगों को छलते आ रहे हैं। आज भी हमारा शहर विकास के लिए पलके बिछाकर बैठा है, जबकि लोगों को केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल पाया है। उन्होंने बताया कि मुझ पर विश्वास करके मौका दिया जाएगा तो मैं जनता का सेवक बनकर रहूंगा और उनके हर उम्मीद पर खरा उतरूंगा। नवरात्र का प्रथम दिन है और हमारा 9 वर्ष भी आज से स्टार्ट हुआ है और इतना ये बहुत अच्छा सहयोग है कि आज हमारे ईद का पूर्व संध्या के दिन यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और चाय पे चर्चा का भी आयोजन। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो माहौल है, जो बोली जाती है गंगा जमुना तहजीब, वो यहाँ पे माड़ीपुर में देखने को मिलती है और यहाँ देखने को मिली। यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा शिक्षक संघ गली में यहाँ पे जो यहाँ पे लोगों के द्वारा आयोजित किया गया इफ्तार पार्टी कम चाय पे चर्चा कम नवरात्रा के पहले दिन का उत्सव है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस भैया, युवाओं का समर्थन मिल रहा है आपको, उस पर क्या कहना है? जी, युवाओं का जोश और बड़ों का मार्गदर्शन ही है जो मैं इस इलेक्शन में, अपकमिंग इलेक्शन में अपनी दावेदारी मजबूत से पेश कर पा रहा हूँ। तो अभी जा रहे हैं जगहों पर, कैसा सपोर्ट आपको हर जगह मिल रहा है? क्योंकि आपने जहाँ अभी तक सबसे ज़्यादा लोगों से मुलाकात की है। देखिए, मुझे हर तबके, हर समाज, हर वर्ग का सपोर्ट मिल रहा है। जो मुझे देखने को मिला कि लोगों में गुस्सा बहुत है, हर लोग परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, हर लोग एक्चुअली अंदर से क्षुब्ध है, दुखी है। हर लोग चाह रहे हैं कि समाज में कुछ बदलाव होना चाहिए, कोई युवा शक्ति आगे आनी चाहिए। बड़ों के मार्गदर्शन से युवा शक्ति को आगे आना पड़ेगा और तभी समाज में बदलाव संभव है। और हर जहाँ भी मैं जा रहा हूँ मुझे अच्छा सपोर्ट मिला, मुझे अच्छा काफ़ी आशीर्वाद मिल रहा है। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे ही भाईचारा हमेशा बना रहे और मुजफ्फरपुर की जनता अपने वोट का सही इस्तेमाल करे। खुश है ये देखकर, ये मोहब्बत, ये भाईचारगी, ये गंगा जमुनी तहजीब अभिभूत है और ये परंपरा रही है और ज़माने से रही है और इंशाअल्लाह आगे भी चलता रहेगा। हम लोगों ने साथ यहाँ शिक्षक संघ गली में साथ बैठकर भाई हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर अजान का इंतज़ार किया और साथ में रोज़ा अफ्तार किया। और इसके साथ साथ हम गौरव भाई को, जो एक युवा हैं, एक अच्छे इंसान हैं, डॉक्टर हैं, कभी इनका कोई चारित्रिक कोई हनन नहीं है, तो हमारी शुभकामना है कि ये हम लोग के बीच आएँ और जहाँ तक बात कर रहे हैं लोगों से काफ़ी अच्छा सोच लोग रख रहे हैं कि भाई एक पढ़ा लिखा इंसान आए और हम लोगों का नेतृत्व करे और हम लोग इनके साथ हैं। जिला स्कूल मैदान में दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने मुजफ्फरपुर जिला के जिला स्कूल मैदान में दिव्यांग जनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए 300 से अधिक दिव्यांग जनों और वृद्ध जनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल समेत आवश्यक सहायक उपकरण वितरण किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास से
300 से अधिक दिव्यांग और वृद्ध जनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल के अलावा सहायक उपकरण वितरण किए गए हैं ताकि उनके जीवन स्तर संचालन में किसी भी प्रकार का असुविधा न हो। वहीं मुजफ्फरपुर जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए दिव्यांग रेणु कुमारी और पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि पहले हाथ से चलने वाले ट्राईसाइकिल को चलाने में काफी दिक्कत होता था। अब बैटरी चालित ट्राईसाइकिल मिल जाने से काफी सुविधा हो गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को धन्यवाद देते हैं। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह प्रयास है कि समाज के कोई भी व्यक्ति जिनको आवश्यकता, जिस चीज़ में मदद करने की आवश्यकता हो, जिसके जीवन स्तर को उठाने के लिए लगातार उनका प्रयास रहता है। और इस कड़ी में CSR फंड के माध्यम से IOCL के द्वारा हम लोग यहाँ दिव्यांग जनों के लिए और हमारे जो वृद्धजन हैं उनके लिए हम लोगों ने उपकरण वितरित करने का काम किया है। और 3-4 महीने से लगातार हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। जो भी दिव्यांग भाई हमारे बीच हैं उनको किन उपकरण की आवश्यकता है, किन्हीं को ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है, कोई ज़्यादा निःशक्त हैं तो उनको बैटरी वाली गाड़ी की आवश्यकता है, किन्हीं को आर्टिफिशियल लिम्ब की आवश्यकता है, किन्हीं को हेयरिंग एड की आवश्यकता है, किन्हीं को स्टिक की आवश्यकता है। तो इन सारे तरह के उपकरण हम लोग यहाँ IOCL के प्रयास से उपलब्ध कराए हैं। और लगभग 300 से ऊपर लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक हमारे बीच हो चुका है, जिनका सामान वितरण आज हम लोग करेंगे। और जो लोग छूट जाते हैं उनके लिए कोई निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जुलाई से लगभग सब दिन हमारा कार्यक्रम चलता रहे और जिनको भी जो आवश्यकता होगी उनको हम उपकरण उपलब्ध कराएंगे ताकि उनको जीवन जीने में सहूलियत हो। ये हम लोग का प्रयास है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये प्रयास है। क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर भी हैं तो दिव्यांगों को चिकित्सा की भी ज़रूरत होती है, तो उस क्षेत्र में भी कुछ विचार किया जा रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने अपने मंच से भी अभी बताया कि मैं दिव्यांग जनों के लिए अपने हॉस्पिटल में और सेना के परिवार के लिए जो हमारे आर्मी के किसी भी विंग के जवान हो उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के लिए हमारे हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज होता था। और मुझे साइकिल मिलने से आने जाने में दिक्कत होता था, साइकिल मिलने से बहुत सुविधा हमको आती हुआ। ये मिल जाने से क्या आने जाने में हमको बहुत सुविधा मिला। हाँ, पहले ट्राई हाथ वाला साइकिल से जाने आने में दिक्कत होता था और ये मिल गया तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ। कहाँ घर है आपका? मेरा घर मोहनी हुआ। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं जीविका में काम करती हूँ। स्पीकर चौक स्थित संघर्ष क्लासेस में मैट्रिक परीक्षा में सफल हुए छात्रों को संस्थान की ओर से सम्मानित किया गया। संघर्ष क्लासेस के द्वारा 10वीं की परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसी को लेकर संघर्ष क्लासेस के निर्देशक राजू रोशन ने अपने छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों से वादा किया था कि जो भी छात्र छात्रा 450 अंक से ऊपर लेकर आएगा उन्हें संस्था द्वारा 5,000 रुपया देकर सम्मानित किया जाएगा। आज हमारी एक छात्रा ने 460 से अधिक अंक प्राप्त कर संघर्ष क्लासेस का नाम रोशन किया है। इसी के उपलक्ष्य में आज सम्मान सभा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को परिश्रम करना चाहिए क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्थान सिर्फ 30% ही अपना योगदान देती है, जबकि 70% छात्रों की ही मेहनत होती है। इसलिए छात्र छात्राओं को परिश्रम से दूर नहीं भागना चाहिए, तभी सफलता उन्हें प्राप्त होगी। वहीं छात्र छात्राओं ने कहा कि हम लोगों को संस्था द्वारा विशेष मार्गदर्शन दिया गया। इसी का परिणाम है कि आज हम 10वीं की परीक्षा बेहतर अंक से पास कर गए हैं। आगे भविष्य के लिए कई सारी योजनाएं हैं जिसे लेकर अभी से ही मेहनत शुरू कर दी गई। का सपोर्ट है और थोड़ा सा इसमें टीचर का सहयोग रहता है। अगर 100% की बात करें तो उसमें 70% मेहनत बच्चा का ही होता है, 30% मार्गदर्शन और शिक्षक का होता है। और हम लोग एक नवयुवक टीचर है तो एक नए तरीका से पढ़ाने का काम करते हैं, जिसका परिणाम रहा कि पिछले बार ही अच्छा मतलब रिजल्ट दिए थे और इस बार भी बेहतर प्रदर्शन किया है बच्चा लोग। और उम्मीद करते हैं कि सर आगे आने वाले समय में हम बिहार बोर्ड वेरिफिकेशन के लिए जाए। और यह मेरा भी सपना था एक समय कि बिहार बोर्ड टॉपर करे, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक लाए थे। और कहीं न कहीं हो सकता है कि आने वाला समय में मेहनत
के बदौलत और अपने पढ़ाने का जो भी तरीका उसको थोड़ा सा बदलाव करेंगे और इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का काम करेंगे और बिहार बोर्ड में वेरिफिकेशन के लिए जाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। इस बार हाईएस्ट स्कोर है अंकिता कुमारी है, 464 नंबर है। उसके बाद है आकाशिका कुमारी है, 449 नंबर है। उसके बाद तनु चक्रवर्ती है, उसका 439 नंबर है। एक नैन्सी कुमारी है, 431 नंबर है। और एक सुलोचना चौधरी है, उसका भी 412 नंबर है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए हैं। किस प्रकार का महसूस कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? सर, इस प्रकार से मतलब कि क्या होता है कि अगर किसी भी बच्चा को पढ़ाते हैं और उसका बच्चा एक अच्छा मुकाम हासिल करता है तो इसमें कोई भी शिक्षक एवं उसके माता पिता दोनों गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इस प्रकार की खुशी के माहौल में हम सभी शिक्षक अच्छे हैं, एकदम खुशहाल महसूस कर रहे हैं। बच्चों को क्या आप शुभकामनाएं? पुरस्कार वितरण भी किया है। बच्चों को हम उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है और जो भी उनके लक्ष्य है आगे भी अगर मुझसे जितना हेल्प हो पाएगा वो सब हम करने का प्रयास करेंगे। आज सम्मान समारोह का आयोजन किए हैं, किस तरह सम्मानित किया बच्चों को? हम क्लास में थोड़ा सा बोले हुए थे कि अगर जिसका भी 450 प्लस आएगा उसको हम 5,000 रुपया देकर सम्मानित करेंगे। तो आज अंकिता कुमारी का 464 नंबर आया तो उनको हम 5,000 रुपया का चेक देकर सम्मानित किए। प्रेरणा के तौर पर क्या कुछ करना चाहिए? प्रेरणा के तौर पे यही है कि बच्चे और आगे मेहनत करेंगे और जहाँ तक मुझसे हेल्प हो पाएगा वहाँ तक हम हेल्प करेंगे। कहाँ से कहाँ तक पठन की समुचित व्यवस्था है? क्या बोले? कहाँ से कहाँ तक पठन की यहाँ पे व्यवस्था की है? यहाँ पे 5 to 12 क्लास तक चलती है। सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर है। ऐसे में इस क्षेत्र के लोगों से अपील क्या कुछ करना चाहिए? इस क्षेत्र के लोगों से मेरी यही अपील है कि यहाँ पे कम फी में वैसे मतलब लोग जिनका थोड़ा सा मासिक आय कम है यहाँ पे आए और संपर्क करें, बातचीत करें, थोड़ा तो उस चीज़ को कोऑपरेट किया जाएगा और बहुत ही कम फी में यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। सफलता का श्रेय किसे देंगे? अपने टीचर्स को और मम्मी पापा और फैमिली। कितना नंबर आया था? 464। किस सब्जेक्ट में? मतलब मैथ्स में 98 है और सारे सब्जेक्ट का बताना। सारे सब्जेक्ट नहीं, टोटल नंबर 64। कितना परसेंटाइल हुआ? 93%। 93%। कहाँ तुम्हारा नाम क्या हुआ? अंकिता कुमारी। क्या कुछ प्रिपरेशन रहा है आपका? हाँ, एग्जाम को लेकर के क्या कुछ प्रिपरेशन रहा है जो इतना हार्ड नंबर लेकर के आप आए? कैसा प्रिपरेशन की थी, कैसे कोचिंग आपको प्रिपेयर कराया, इसके बारे में? बहुत मेहनत किए थे इतना नंबर लाने के लिए। जो हम लोग के टीचर्स बोलते थे वो करते थे और मतलब खुद से भी थोड़ा बहुत मेहनत करते थे। खुद से भी करते थे। कोचिंग का क्या योगदान रहा आपके प्रिपरेशन में? मेरे प्रिपरेशन में कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा किस सर को आप श्रेय दीजिएगा आपकी तैयारी को लेकर? मतलब हम तीनों सर को बहुत सारा। क्या नाम है तीनों सर का? राजू सर, सौरभ सर, अजय सर। आपकी इस कोचिंग में पढ़ती है, क्या नाम बताइए? संघर्ष क्लासेस। क्या नाम हुआ आपका? अंकिता कुमारी। पिताजी का नाम? राकेश कुमार। कहाँ की रहने वाली? मेरा गांव मुरौल में है। और 439। 439। कौन से क्लास से आपका प्रिपरेशन हुआ था? कोचिंग सेंटर संघर्ष क्लासेस। किस तरह की तैयारी हुई जो आपको इतना अच्छा सफलता मिला? यहाँ पे हर तरह के मतलब सभी टीचर्स यहाँ पे बहुत अवेलेबल है। सभी चीज़ अच्छे से पढ़ाया होता है। कैसे आपको प्रिपेयर कराया गया जो आपने अच्छा नंबर प्राप्त किया? सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, लर्निंग कराया जाता था, प्रैक्टिस करवाया जाता था। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? अपने टीचर्स को, पेरेंट्स, मम्मी पापा। कितने घंटे के अथक प्रयास के बाद इस तरह का प्रदर्शन हुआ? कितना घंटा पढ़ाई करती थी? कोचिंग में तो बहुत घंटे लग जाते थे, फिर घर में सेल्फ स्टडी। अब आगे क्या बनकर क्या करना है आगे चल करके? फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? आगे अभी बरमपुरा रेलवे कॉलोनी में अल्फाबेट इंफ्रा द्वारा शहर वासियों को नई सौगात दी जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले वासियों को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में अल्फाबेट इंफ्रा द्वारा बरमपुरा रेलवे कॉलोनी के निकट युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। अल्फाबेट इंफ्रा के सेल्स हेड सूर्य कुमार ने बताया कि अल्फाबेट दिल्ली समेत भारत के कई राज्यों में अपनी सेवाएं दे रही है। हमारी कंपनी कई क्षेत्र में काम करती है, जैसे कि मॉल, मल्टीप्लेक्स,
कॉमर्शियल शॉप, बंगलो, कॉमर्शियल फ्लैट आदि के कंस्ट्रक्शन में काम करती है। इसी क्रम में आज अल्फाबेट इंफ्रा के बन रहे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्यालय का पूजन पूरे विधि विधान से किया गया। साथ ही बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत पुजारी अभिषेक पाठक ने इस कंपनी को अपनी शुभकामनाएं दी है। ये अल्फाबेट नाम की कंपनी है जो कि बेसिकली दिल्ली एनसीआर में हम लोग हार्डकोर वहाँ पे हमारे रेजिडेंशियल फ्लैट, कमर्शियल सब बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना एक नया प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं। तो उसी का ये सेल्स ऑफिस, कंस्ट्रक्शन के स्टाफ्स वगैरह के बैठने के लिए हमने ऑफिस स्टार्ट किया हुआ है। उसी का जो आज बेसिकली स्टाफ्स बैठेंगे, तो उसी के लिए एक छोटा सा एक पूजा रखा था और एक भंडारा रखा था ताकि लोग प्रसाद उसको ले पाए। क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनाती है, बंगलो बनाती है, विलाज है, कमर्शियल मॉल, हाई स्ट्रीट, बेसिकली रियल एस्टेट की कंपनी है हमारी। मुजफ्फरपुर में बहुत जल्द क्या कुछ देखने को मिलेगा नया इस कंपनी? मुजफ्फरपुर में आपको मिलेगा बिहार का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। इसको आप टाउनशिप भी बोल सकते हो, जिसके अंदर में बंगलो मिलेगा, कुछ प्लॉट्स भी मिलेंगे, हाई राइज फ्लैट्स मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको कमर्शियल शॉप्स मिलेंगे, हाई स्ट्रीट मॉल बना रहे हैं हम, प्लस इसमें कुछ मल्टीप्लेक्स का भी हम प्लान कर रहे हैं, प्लस इसके अंदर कुछ स्टूडियो फ्लैट्स भी हैं। इस सब का भी हम बेसिकली अभी हम प्लानिंग और डेवलपमेंट के फेज में है। अभी ये सब कुछ 1-2 मंथ में कंप्लीट होगा। उसके बाद हम इसके गवर्नमेंट से जो अप्रूवल्स वगैरह हैं वो कंप्लीट अप्लायंसेस पूरे करने के बाद इसको यहाँ पे लॉन्च करेंगे। अपने शहर मुजफ्फरपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि अल्फाबेट कंपनी जैसी कंपनी अपने शहर मुजफ्फरपुर में जो विकास का लहर चल रहा है, उस लहर में अपना योगदान दे रहे हैं। ये शहर वासी के लिए बहुत गर्व की बात है और खुशी की बात है। इसमें बहुत तरह के फंक्शंस है, इसमें बिल्डिंग वगैरह है, मॉल है, इसमें सारे सुविधा जो एक होती है विदेश की तरह सुविधा आपके शहर मुजफ्फरपुर में अल्फाबेट कंपनी की ओर से मिलने जा रही है। सारे शहर वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट बन रहा है, क्या लगता है कि इसका काफी योगदान रहेगा? जी, स्मार्ट सिटी में है मुजफ्फरपुर, स्मार्ट बन रहा है, तो स्मार्ट में ही योगदान ये लोग दे रहे हैं और भव्य स्मार्ट बना रहा है। बहुत बड़ी कंपनी अल्फाबेट दिल्ली की कंपनी है, हम लोगों ने भी देखा है, समझा है और पढ़ते भी है, हर जगह देखते भी है, बहुत नाम भी इस कंपनी का। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहाँ बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहाँ पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुँचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है।
पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, तुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9472108735264757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। कांटी थाना पुलिस के गिरफ्त से शौच के बहाने आधा दर्जन मामले में आरोपी चंदन सहनी फरार हो गया। मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस अभिरक्षा से आधा दर्जन से अधिक मामले में आरोपी चंदन सहनी फरार हो गया है, जिसकी तलाश में कांटी थाना सहित कई थानों की पुलिस अलग अलग इलाके में छापेमारी कर रही है। मामला कांटी थाना की है। आधा दर्जन से अधिक मामलों में आरोपी चंदन सहनी मीनापुर के जामीन मठिया गांव का रहने वाला है, जिसकी तलाश पुलिस कई महीने से कर रही थी। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने चंदन को गांव में देख इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चंदन सहनी को हिरासत में लेकर कांटी थाना पहुंची। लेकिन आरोपी चंदन ने शौच करने जाने के बहाने पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीण SP विद्यासागर ने चंदन सहनी के फरार होने की पुष्टि करते हुए बताया कि फरार चंदन की गिरफ्तारी के लिए कई थानों की पुलिस अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कांटी थाना अंतर्गत ये सटे हुए बड़ी गंडक के पास मीनापुर में जामुन मठिया गांव है, वहीं से चंदन सहनी को गिरफ्तार किया गया था, जो काफी शातिर अपराधी है। 5-6 उस पर काम था, लेकिन दुर्भाग्य से शौच जाने के क्रम में वो कांटी थाने से फरार हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग गिरफ्तार करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पुनः गिरफ्तार करने की। कोई लापरवाही थाने पर ये अनुसंधान कर रहे हैं हम लोग, लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कोई वैसी लापरवाही नहीं है। वो शौच के लिए जा रहा था, उसी क्रम में हम लोगों ने CCTV में देखा है। लेकिन गौशाला चौक स्थित सेंट जेवियर जूनियर सीनियर स्कूल में चल रहे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के 6ठे दिन खिताब पर कब्जा करने के लिए छात्रों ने दमखम दिखाया। सेंट जेवियर्स जूनियर सीनियर स्कूल गौशाला रोड शाखा के प्रांगण में चल रहे 6 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता खेल सप्ताह के 6ठे दिन रेड हाउस ग्रीन हाउस को शिकस्त देते हुए अपने विजय पथ पर तेजी से आगे बढ़ते हुए 471 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर ग्रीन हाउस रेड हाउस को टक्कर देते हुए 467 अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर, जबकि येलो हाउस अपने प्रतिद्वंदी से आगे बढ़ने की लालसा के साथ पूरी कोशिश करते हुए 465 अंकों के साथ तृतीय स्थान पर रहा। पिछले 4 दिनों की तरह आज भी खिलाड़ियों का उत्साह और विरोधी से आगे बढ़ने का जज्बा देखने को लायक रहा।
सभी हाउस लीडर अपने अपने हाउस के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए नजर आए। खेल के प्रति बच्चों की समर्पण भावनाओं को देखकर दर्शकगण फूले नहीं समा रहे थे। हर प्रतिभागी अपने हाउस को चैंपियन बनाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे थे। विद्यालय का संपूर्ण वातावरण खेलमय प्रतीत हो रहा था। छठे दिन हमारे यहाँ बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल का फाइनल हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे उत्साहवर्धक होता है वो टग ऑफ वॉर है। क्योंकि टग ऑफ वॉर हमारा फाइनल होना था फाइनल डे के दिन 1 अप्रैल को, लेकिन बच्चे मैक्सिमम ईद के कारण वो छुट्टियां चाहते हैं, इसके लिए हम लोग को फाइनल टग ऑफ वॉर का सीनियर बच्चों का फाइनल आज करना पड़ा। तो इसमें ग्रीन हाउस आगे रहा, गर्ल्स में येलो हाउस आगे रहा। बच्चों ने काफ़ी उत्साह दिखाया और आज कुछ मेडल्स भी दिए गए हैं। हमारा फाइनल 1 अप्रैल को होगा, जिसमें मैक्सिमम मेडल्स दिए जाएंगे, कुछ कल्चरल प्रोग्राम होंगे और रिले रेस बाकी है। आंगोला ओरिएंट क्लब मैदान में हर साल की तरह इस वर्ष भी डिज्नीलैंड मेला का भव्य शुभारंभ किया गया। आंगोला ओरिएंट क्लब मैदान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहरवासियों की डिमांड पर ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला का भव्य शुभारंभ किया गया। इस वर्ष डिज्नीलैंड मेला में मुख्य आकर्षण का केंद्र अंडर वाटर एक्वेरियम दिखेगा, जो कि लोग मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेगा। डिज्नीलैंड मेले में बच्चों से लेकर बड़ों तक का ख्याल रखा गया है। विभिन्न प्रकार के झूलों में सभी मनोरंजन अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने के स्टॉल के साथ खरीदारी के लिए विभिन्न प्रकार के स्टॉलों को भी लगाया गया है। इस साल भी डिज्नी मेला का उद्घाटन हुआ है। हर साल जो है इसमें व्यापकता आ रही है, बदलाव आ रहा है। हमारे पूर्व वक्ता ने कहा इससे इंटरटेनमेंट का साधन है, सब लोगों को अच्छा लगता है, आने बच्चों को घुमाने में अच्छा लगता है। तो ये अच्छा काम हो रहा है। हम जो डिज्नी के मालिक हैं उनको बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और जो जमीन दाता है उनको भी बधाई देते हैं। इस तरह की व्यवस्था करके लोगों को इंटरटेनमेंट का साधन उपलब्ध करा रहे हैं। डिज्नीलैंड का उद्घाटन समारोह आज दिनांक 30 मार्च 2025 दिन रविवार को संध्या 6:30 बजे ओपनिंग हो रहा है, उद्घाटन समारोह हो रहा है। और खास करके हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डिज्नीलैंड मेला का आयोजन बड़ा ही धूमधाम से किया गया है। अब पिछले हर वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जो है यहाँ के निवासियों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के हर उम्र के लोगों के लिए एक नई चीज़ लेकर के आए हैं। वो है एक्वेरियम। वो फुल एसी है और उसमें एक छोटे मछली से लेकर के कम से कम 5 फुट तक मछलियाँ उसमें सैर सपाटा कर रही हैं और वो फुल एसी है। उसमें घूमने का आनंद बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पहली बार एक्वेरियम जो है, मछली बाजार जो है, उसको हम लोग लेकर के आए हुए हैं। और नए में नौका है, अपने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नौका जो है इस मेले में लगा हुआ है। और कल ईद का त्यौहार है। हमारे भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर के हर त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, उस महोत्सव को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। ईद के मौके पर मैं पूरा शहरवासियों को अपने मेले की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूँ, ईद की हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। और नवरात्रि का भी पर्व हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है। चैत्र माह का ये नवरात्रि शुरू है आज रविवार से। इसके बाद जगदम्बा का आराधना 9 दिन होता है। तो मैं हिंदू वासियों को, हिंदू भाइयों को, माताओं बहनों को सभी से आग्रह करता हूँ कि एक बार मेले के अंदर आए। और ये जो नई चीज़ लेकर के आए हैं, एक्वेरियम जो लेकर के आए हैं, एक्वेरियम ये एक मछली बाजार है, बहुत बड़ा मछली बाजार है। ये पटना जाने वाले ही देख सकते हैं गांधी मैदान में जो लगता है मेला।
उस यूकेरियम को हम लोग लेकर के ओरिएंट क्लब मैदान में शिफ्ट किए हैं, लगाए। एक बहुत बड़ी नई चीज है ये आज। कितने से समय क्या रहेगा मेले का? समय 3 बजे से रहेगा, समय 3 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। क्या कुछ खास रहेगा मेले में? आकर्षण का केंद्र क्या बनेगा? आकर्षण का केंद्र हमारा जो मेन गेट का गेटअप जो है एक खूबसूरत डिजाइन में सजा हुआ है, जिसे लोग लंदन ब्रिज के नाम से जानते हैं। वो लंदन ब्रिज बना है, उस पर चल कर के आने वाले हर बच्चे, हर महिलाएं, हर लड़के लड़कियां एक अलग ही तरीके का लुत्फ उठाते हैं और उस पर सेल्फी लेते हैं। उसके बाद मेले में प्रवेश करते हैं। तो नाना प्रकार के झूलों की व्यवस्था की गई है, हर प्रकार की दुकानों की व्यवस्था की गई है। राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी किए जाने को लेकर कल्याणी चौक पर क्षत्रिय महासभा तो टावर चौक पर करनी सेना के सदस्यों ने सपा के सांसद का पुतला फूंक जताया विरोध। राज्यसभा में राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। मुजफ्फरपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा कल्याणी चौक पर सपा सांसद का पुतला जलाकर उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने कहा कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन को इतिहास पढ़ना चाहिए। अगर उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है तो बिहार में आए, उनको इतिहास पढ़ा दिया जाएगा। राणा सांगा को गद्दार बताने वाले सांसद का बयान आपत्तिजनक और घोर निंदनीय है। उनके आपत्तिजनक टिप्पणी से हिंदू समाज में रोष व्याप्त है, इसलिए आज पुतला दहन किया गया है। सभा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि वीर शिरोमणि राणा सांगा का अपमान सपा सांसद की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। आज हम लोग एकजुट होकर एक स्वर में विरोध कर रहे हैं। युवा जिला अध्यक्ष सौंदर्य सिंह ने कहा कि सपा सांसद का पुतला जलाकर विरोध जताया गया है, उन्हें माफी मांगनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। राणा सांगा जी जो हमारे वीर महापुरुष थे, उन पर दुर्भाग्यपूर्ण बयान रामजी सुमन द्वारा दिया गया है। उसी के लिए हम लोग पुतला दहन किए हैं। उनका और अखिलेश यादव का इतिहास की उन लोगों की जानकारी नहीं है, गलत बयानी किया है उन्होंने। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी महापुरुष पर कोई भी आदमी अगर कोई टिप्पणी करेगा, कोई भी राजनीतिक दल हो, बर्दाश्त नहीं किया, वो नहीं सहा जाएगा। क्या मांग है? मांग क्या है? माफी मांगे। जी, हम लोग पुतला दहन यहाँ पे किए हैं क्योंकि रामजी लाल सुमन जी का जो ये विरोधाभास वाला बयान हमारे क्षत्रिय समाज को आहत पहुंचाता है। हमारे इतिहास से छेड़छाड़, हमारे मान सम्मान पर बहुत बड़ा एक प्रश्न उन्होंने लगा दिया है। हम इस अपमान को नहीं सहेंगे। उनके साथ साथ संसद में खड़गे जी ने भी उनका साथ देकर और इस चीज को राजनीतिक मोड़ दे दिया है। उनको एक दलित ये बताकर इसको राजनीतिक अपना कुर्सी चमकाना चाहते हैं, जो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजपूतों की अपेक्षा हो, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे और हम लोग चुपचाप थोड़ी ना बैठेंगे। वो तो अभी यही उनका पुतला दहन किया गया है, आने वाले समय में उनका भी दहन हो जाएगा। पुतला दहन करने का काम हम लोग अभी किए हैं, आगे उनका भी पुतला दहन नहीं, अब उनका दहन हो जाएगा। क्या मांग है आप लोग? हमारा मांग है कि आए अखिलेश यादव जो है सपा के मुखिया हैं, वो आए और आके माफी मांगे, ठीक है ना। जो राम जी हैं वो आके माफी मांगे, क्षत्रिय समाज से माफी मांगे, पूरे हिंदू समाज से माफी मांगे, है ना। उन्होंने सिर्फ राजपूतों का ही अपमान नहीं किया है, उन्होंने पूरे हिंदू समाज का, है ना, पूरे सनातन का अपमान किया है। वो वीर पुरुष थे, वो सिर्फ राजपूत जाति के थोड़ी थे, वो पूरे समाज के थे। उन्होंने पूरे समाज के लिए युद्ध किया था। रविवार को मुजफ्फरपुर में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सरियागंज टावर चौक चौराहे पर प्रदर्शन किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका। टावर चौक पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर आक्रोश जताते हुए जमकर प्रदर्शन किया है। करनी सेना के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध का कारण रामजी लाल सुमन द्वारा क्षत्रिय शिरोमणि राणा सांगा के खिलाफ की गई टिप्पणी है। सुमन ने अपने संबोधन में राणा सांगा को गद्दार कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि राणा सांगा ने
बाबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। करनी सेना के सदस्यों ने इस बयान को क्षत्रिय समाज का अपमान बताते हुए कहा कि इस टिप्पणी से राजपूत समाज में रोष है। करनी सेना के सदस्यों ने सरकार से रामजी लाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि अगर सदस्यता रद्द नहीं की जाती है तो आगे और उग्र आंदोलन करनी सेना करेगी। बताइए, सबसे पहले वो जो देश का सबसे बड़ा अदालत राज्यसभा में वो जैसे उठ के बोला, वो कुत्ता, तुच्छ, हरामी, हमारे महापुरुषों के बारे में जैसे बोला हूँ, अगर हम वहाँ रहते तो उसका जीभ उखाड़ के फेंक देते। जिस टाइप से बोला है, क्या समझता है इतिहास वो क्या बोलेगा? वो क्या जानता है इतिहास के बारे में? 80 घाव लगा था, 80 घाव, एक हाथ आंख बंद था, एक हाथ नहीं था। कोई भी आदमी एक आंख बंद करके एक हाथ कट के गोर नहीं रहने के बाद लड़के दिखाए। 100 युद्ध लड़ा, 99 अकेला जीता, 2 बार बाबर को हराया, 2 बार लोधी को हराया। लोधी के बेटा को उठा के देख कंटाप डेली मारता था अपने पर, स्वर्ण मुद्रा लिया। वो आदमी का अपमान हम लोग सहेंगे? कभी नहीं सहेंगे। इससे बड़ा आंदोलन होगा, अभी देश रूप से बढ़ेगा। कौन अपमान किया है? अपमान किया है आर.एल. सुमन। उसका पूरा नाम नहीं बोल सकता है, हमारे महापुरुष का नाम से है, उसको हम आर.एल. सुमन। अपमान ये किया है जैसे हमारे पुरुषों के बारे में अभद्र टिप्पणी दिया, जो हम यहाँ बोल भी नहीं सकते हैं। उसको इतिहास नहीं पता है, वो बोला है इतिहास बाबर को बुलाए थे, ठीक है, इतिहास नहीं पता है उसको। इतिहास आके हम तो पढ़ ले, हम पढ़ा देंगे। कुछ अलर बलर बाबर बोला, क्या बोला, क्या बोला। बाबर अपने न बड़ाई करेगा, हम लोग के सामने आके बड़ाई करे, वही मारेंगे। आज आर.एल. सुमन का हम लोग पुतला दहन का काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और 12 तारीख को हम लोग आगरा में भी पहुंच रहे हैं। वो जब तक माफी नहीं मांगेगा उसका कोई इलाज नहीं है। वो पैरासीटामोल खाने से भी उसका इलाज नहीं होगा। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है, मैं करनी सेना का सदस्य हूँ। बस जय भवानी। महापुरुषों का अपमान राजनीतिक लाभ लेने हेतु किया जा रहा है, यह बहुत ही निंदनीय है। कभी फिल्म के निदेशकों द्वारा हमारे जौहर को व्यर्थ कर दिया जाता है, कभी हमारे दिए गए बलिदान को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेशित किया जाता है और गलत ढंग से समाज में प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। इसका राजनीतिक लाभ उठाना कतई सही नहीं है, यह बहुत ही निंदनीय है। और हम लोग अखिलेश यादव और उनके पार्टी के जो सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनको यहाँ इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि माफी मांगे। और अखिलेश यादव को कहना चाहते हैं कि इस प्रकार के मानसिकता के लोगों को कृपया राज्यसभा या किसी भी उच्च सदन में भेजने का काम न करें, ताकि समाज आहत न हो। आए दिनों अगर इस प्रकार से हर समाज को आहत किया जाएगा तो बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी और इसको संभालना सबके बस के बाहर की बात होगी। आदित्य स्वरूप सिंह। सिकंदरपुर स्थित श्री राम हनुमान मंडल के तत्वाधान में इस वर्ष श्री हनुमान जी महाराज का 52वां वार्षिक जन्मोत्सव भव्य श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर में श्री राम हनुमान मंडल के तत्वावधान में इस वर्ष श्री हनुमान जी महाराज का 52वां वार्षिक जन्मोत्सव भव्य श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह पावन आयोजन चैत्र सुदी पूर्णिमा के अवसर पर दिनांक 11 अप्रैल 2025 शुक्रवार से प्रारंभ होकर 13 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगा। इस दौरान 41 घंटे की अखंड ज्योति एवं भजन अमृत धारा का दिव्य आयोजन होगा, जिसमें श्रद्धालु भक्ति, ज्ञान और भजनों की त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। आयोजन की शुरुआत 11 अप्रैल को प्रातः 7 बजे मंदिर प्रांगण में ध्वजा शोभा यात्रा के साथ होगी, जो नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पुनः मंदिर पहुंचेगी। इस भव्य यात्रा में भक्तजन ध्वजा उठाकर हनुमान जी की भक्ति में सराबोर होंगे। संध्या 6 बजे उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके पश्चात रात्रि 8 बजे से भजनों का कार्यक्रम होगा। 12 अप्रैल शनिवार को भक्ति रस में डूबा दिन होगा। दोपहर 2 बजे से संगीतमय भजन कीर्तन की अमृत धारा आरंभ होगी, जो प्रभु इच्छा तक अनवरतर चलती रहेगी। इस दौरान देश भर से आमंत्रित ख्याति प्राप्त कलाकार अपने मधुर भजनों से भक्तों को भाव विभोर करेंगे। कोलकाता की निकिता शर्मा, मुजफ्फरपुर के सोहन अग्रवाल, मध्य प्रदेश नर्मदापुरम की
भावना मदान, मुजफ्फरपुर के ही सुदर्शन अग्रवाल और गोरखपुर के अजीत म्यूजिकल ग्रुप द्वारा भजन प्रस्तुत किए जाएंगे, जो श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर करेंगे। 13 अप्रैल को रविवार को कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी। प्रातः 11 बजे हवन एवं पूर्णाहुति के साथ महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। किया जा रहा है राम हनुमान मंडल सालासर धाम का इस बार 52वां वार्षिक उत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं, जो आपको 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक चलेगा। में हम लोग 41 घंटे के अखंड ज्योति जागृत कर रहे हैं। बाहर के हमारे कलाकार आएंगे जो भजन कीर्तन का हम लोग का साथ देंगे और श्रोताओं के लिए करेंगे। इस बार हम लोग मुजफ्फरपुर के जो धरती के भगवान जिनको कहते हैं हम लोग डॉक्टर्स, इस बार मुजफ्फरपुर के प्रख्यात 5-6 डॉक्टरों को हम लोग सम्मानित करेंगे, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं। डॉक्टर जैन, रामगोपाल जैन, डॉक्टर A.K. दास, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, ये लोग रहेंगे और साथ में हम लोग के वरिष्ठ सदस्य जो है श्याम सुंदर भरतिया, वो रहेंगे। किस प्रकार से किया जा रहा है? सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है या फिर ये पूरा सार्वजनिक रूप से किया जाएगा। हम लोग की ज्योत जब आरंभ होगी तब जितने भी लोग आना चाहें सभी समाज के लोग आएंगे, दर्शन करेंगे और ज्योत का लाभ उठाएंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएं, बाबा का भजन कीर्तन और ज्योत में साथ दें और अपने घर की सुख शांति समृद्धि में लिए प्रार्थना करें। क्या परिचय होगा? मेरा नाम भरत अग्रवाल, मैं अभी वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो हम आए हुए मीडिया और अन्य ग्रुप के लोगों का श्री राम हनुमान मंडल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दिनांक 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक श्री राम हनुमान मंडल में 52वां श्री हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा के साथ 11 तारीख को सुबह 7 बजे शुरू होगा और 13 तारीख को सुबह 10 बजे पूर्णाहुति होगी, जिसके मध्य में शाम 11 अप्रैल को शाम 7 बजे उद्घाटन का कार्यक्रम होगा, जिसमें शहर के गणमान्य वरिष्ठ चिकित्सक श्री राम गोपाल जैन, श्री डॉक्टर A.K. जैन, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार और अखिल बिहार प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के नगर अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर भरतिया, जो हमारी संस्था के संस्थापक सदस्यों में से भी एक हैं, उनके द्वारा उद्घाटन का कार्यक्रम किया जाएगा। फिर 8 बजे से भजनों की गंगा बहनी शुरू होगी, जिसमें आए हुए भक्त अपना पुण्य कमाएंगे, भजनों का रसपान करेंगे। जी, कितना दिवसीय आयोजन होगा? ये 3 दिवसीय आयोजन होगा और 3 दिवसीय आयोजन लगातार 51 वर्षों से होता आया है। इस बार 52वां है, जिसका शहर के लगभग सभी समाज के लोग आकर बहुत ही श्रद्धा से आनंद लेते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। मेरा नाम परमानंद शर्मा हुआ, मैं इस संस्था का उपाध्यक्ष हूँ। सभी भाई को मेरा नमस्कार। श्री राम हनुमान मंडल जो हमारी अखाड़ा घाट पेट्रोल पंप है उसके पीछे है, वहाँ पर 11 से 13 अप्रैल तक 52वां वर्षगांठ होने वाली है। जो 11 तारीख को सुबह आपको शोभा यात्रा निकलेगी एकदम भव्य आयोजन के साथ, और फिर शाम को 6 बजे इसका भव्य उद्घाटन है, जो शहर के प्रमुख डॉक्टर और हमारे बिहार प्रांतीय नगर सम्मेलन के श्याम भरतिया जी हैं, डॉक्टर आपको राम गोपाल जैन है, डॉक्टर A.K. दास है, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार है। और शाम को 7 बजे से अखंड ज्योति जो चलेगी, जो हमारी पूर्ण 13 तारीख को सुबह मॉर्निंग 9 बजे होगी। 41 घंटा की अखंड ज्योति होगी। और इसमें 12 तारीख को हमारे मुख्य कलाकार आएंगे, जो 2 बजे से भजन कार्यक्रम होगा, शाम को प्रसाद होगा और एकदम भव्य कीर्तन और ये सबके साथ आयोजन किया जाएगा। ये हनुमान मंडल में ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये सबके लिए, एकदम हनुमान जी के लिए है। अपना लोग आए, दर्शन करे, इसका भव्य आयोजन करे, उठाए।
क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ आदित्य बंका, मैं संयोजक हूँ, और हमारे भाई का नाम हो गया सुरेश। अखाड़ा घाट रोड स्थित स्वयं फीट एकेडमी का पूजा पाठ कर भव्य शुभारंभ किया गया। स्वयं फीट पिछले वर्ष जिले में अपनी अलग छाप छोड़ी थी। इस वर्ष तैराकी सीखने वाले लोगों की काफी डिमांड हो रही थी। रविवार को भगवान की पूजा अर्चना कर स्वयं फीट का शुभारंभ कर दिया गया। पिछले 4 वर्षों से स्वयं फीट बच्चों से लेकर हर वर्ग के लोगों को तैराकी के गुण सिखाते आ रही है। स्वयं फीट में हर वर्ष स्टेट तैराकी प्रतियोगिता का भी आयोजन होता आ रहा है। यहाँ से कई खिलाड़ियों ने कई पदक अपने नाम किया है। इस बार हम लोग का ज्यादा फोकस है स्टेट लेवल के खिलाड़ियों को तैयार करना और नेशनल लेवल को। खेलो इंडिया के लिए भी कुछ खिलाड़ी मुजफ्फरपुर से गए हैं, अगर सिलेक्शन होगा तो उन लोग का तैयार। तो इस बार फोकस हम लोग का रहा कि मैक्सिमम स्टेट मेडल आए और नेशनल के लिए खिलाड़ी यहाँ से जाए। क्या कराती है यहाँ पे बच्चों के एकेडमी चलाती है, प्लस जिनको भी स्विमिंग स्किल नहीं है, लाइफ सेविंग स्किल है स्विमिंग, तो सभी को स्विमिंग का ट्रेनिंग भी देते हैं। आज क्या हुआ? आज से ये उद्घाटन हुआ पूजा करके, और शुभारंभ आज से ये ओपनिंग इस सीजन का हुआ है। पुरानी बाजार स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में युवा रक्तदान ग्रुप द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर के मक्खन शाह चौक स्थित पार्वती स्वर्णकर भवन में युवा रक्तदाता ग्रुप द्वारा हिंदू नववर्ष के अवसर पर आयोजन किया गया। युवा रक्तदाता ग्रुप के संस्थापक गोपी मेहता ने कहा कि रक्तदान महादान है। रक्तदान करके हम लोग असाध्य रोगों से लड़ने वाले बीमार व्यक्ति को जीवन दान देने की काम करते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए और लोगों की जान बचानी चाहिए। साथ ही रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक भी करना चाहिए ताकि लोग आगे जाकर रक्तदान करें। वहीं युवा रक्तदाता ग्रुप के सक्रिय सदस्य आकाश सिंह राजपूत ने कहा कि आशा हॉस्पिटल और सिटी ब्लड बैंक के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान कार्यक्रम को सफल बनाया गया। सभी लोगों के बीच रक्तदान के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में युवा रक्तदाता ग्रुप मुजफ्फरपुर के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि पार्वती देवी स्वर्णकार विवाह भवन मक्खन सा चौक पुरानी बाजार में। अभी तक लगभग 2-2:30 बजा है। लगभग 30 लोगों ने अपना बहुमूल्य रक्तदान किया है, जो कि दूसरों की मदद की जाएगी। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चा हो गए या कैंसर पीड़ित जो भी पेशेंट हो गए, उनकी मदद की जाती है हमारे संस्था के माध्यम से। और ये आप लोग से भी विनती करते हैं, युवा लोग से विनती करते हैं कि रक्तदान करें। रक्तदान बहुत जरूरी है। रक्तदान आप अगर करते हैं तो किसी की जीवन बचाते हैं। इससे बड़ा धर्म कुछ है ही नहीं। तो आप लोग से विनती है, रक्तदान करें। युवा रक्तदाता ग्रुप की ओर से पुरानी बाजार स्थित एक निजी विवाह भवन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। साथ ही ये सिटी ब्लड बैंक और साथ ही आशा हॉस्पिटल के सभी स्वयंसेवक मौजूद थे, जिसमें 45 से प्लस रक्तवीरों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। साथ ही उनको मोमेंटो देकर उनका सम्मानित भी किया गया। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।